हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है पान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के इम्पोर्टेंट जो है पंजाब हिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें हमने जो करना है महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी के बारे में करना है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जिसको आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक बात जो इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे क्या होगा, आपको समय समय पर जो है वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए और कितना योग्य सिद्ध हुए, और इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1839 से लेकर 1845 ईस्वी तक पंजाब में राजनीतिक विकास, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो यही है कि महाराजा रणजीत सिंह, आपको पता है महाराजा रणजीत सिंह जो थे, जो पंजाब के शासक भी कहलाए थे, वो 1880 से लेकर जो 1839 ईस्वी में शेरे पंजाब कहा जाता था। उनको शेरे पंजाब के नाम से भी उपाधि दी गई थी। ठीक है, उन्होंने पंजाब में एक बड़ा प्रभावशाली और शानदार सिख राज्य खड़ा किया था। एक ऐसा क्षेत्र जो पूर्व में सतलुज दरिया से उत्तर पश्चिम खैर तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में सिंध तक फैला हुआ था। उसने अपने जीवन के 40 कीमती सालों के दौरान अजय रुकावटों के सर करा के महान शौर्य और संपर्क एकता और निडरता और निरंतर उद्योग से सिख साम्राज्य की यह नींव डाली। उसने पंजाब के सरदार पर और पंजाब की सिंध घाटी के पार अफगानों पर, जो कभी भी किसी एक शासक के अधीन नहीं थे, बहुत से विजय प्राप्त करके पूरे देश पर अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया था। रणजीत सिंह ने अपने जीवन काल में युद्ध काल और राजाओं के मामलों में दोनों में अपनी करिश्माई उपस्थिति और व्यक्तित्व कौशल से खालसा और अन्य सभी को अपने प्रति पूरी तरह वफादार रखा। महाराजा रणजीत सिंह ने 40 वर्ष यानी 1799 ईस्वी से 1839 तक शासन किया और 27 जून जो 1839 ईस्वी को लाहौर में चल बसे। देश में सार्वभौमिक शोक मनाया गया। फ़कीर सैयद बहाउद्दीन के अनुसार कुछ समय बाद हल्की सी फुहार पड़ी, आकाश में कहीं कबूतरों का जोड़ा आया और छकछकाती चिता में गिर पड़ा। महाराजा की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शक्तिशाली और सक्षम नेता नहीं था जो उसका उत्तराधिकारी बन सकता और राज्य के मामले में संभाल सकता। परिणाम स्वरूप गड़बड़ाया और अफरारी तफरी और अराजकता ने विवादित उत्तराधिकारी को श्रृंखला का भी पीछा नहीं छोड़ा। 1843 तक लगातार एक के बाद एक कमजोर शासक को सिंहासन में पदच्युत किया जाता रहा। जब स्वर्गीय महाराजा के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह को मुकुट पहनाया गया तो रणजीत सिंह के निधन के शीघ्र पश्चात ही सिख साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के इच्छुक दो जो है मजबूत गुट, एक जो है डोगरा सरदारों से ध्यान सिंह और सुचेत सिंह और गुलाब सिंह का गुट, और दूसरा जो है संधेवाली अजित सिंह, उत्तर सिंह और कल्याण सिंह का गुट उभरे और सत्ता और सिंहासन में कब्जा होने के लिए सभी अवांछनीय ढंगों में उलझ गए। उनके कार्यों के सरदार और महल दोनों में डर और शंका और नफरत और ईर्ष्या का वातावरण पैदा होता गया, जिस कारण उनमें आपसी झगड़ा शुरू हो गई। इस बेविश्वासी और घृणा और विश्वासपात का परिणाम अपने विरोधियों के कत्ल, खुरोज और खत्मों से निकला। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दोनों थे उन्होंने दोनों ने क्या किया, जो महाराजा रणजीत सिंह ने इतने मुश्किल से जो जीता था दीवार, जो 40 साल के उन्होंने संघर्षों में लगाया था, उन्होंने जो है कुछ सेकंडों में ही पूरे जो है राज्यों को तहस नहस कर दिया अपने कूटनीतियों से, अपनी चालबाजियों से। इन दोनों ने बहुत ही जो है नष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो इसमें जो मेन थे, पहले में तो वही थे ध्यान सिंह, सुचेत सिंह और गुलाम सिंह, और दूसरे में जो थे अजीत सिंह, उत्तर सिंह और कल्याण सिंह। इन दोनों के वजह से ही जो महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल संघर्षों से जो राज्य शुरू किया था, उन्होंने चंद सेकंडों में ही इसको बर्बाद करके रख दिया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु और खड़क सिंह का पंजाब का शासक बनना। जून 1839 से अक्टूबर जो 1839 ईस्वी। कहते हैं जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने संसार को अलविदा कहा। देश भर में उसके निधन पर शोक मनाया गया। राजकौर और कोश से पैदा हुए उसका बड़ा पुत्र खड़क सिंह उसका जो है उत्तराधिकारी बना। खड़क सिंह के पास शासन के लिए अपने पिता जैसी योग्यता नहीं थी, यद्यपि वह शक्ल और सूरत में बिल्कुल उसी जैसा था। वह अपने मेहनती पिता रणजीत सिंह का एक तबाहकारी उत्तराधिकारी साबित हुआ। वह वैदिक रूप से बड़ा कमज़ोर था। जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में उसे आता था उसकी रंगरलिया और अफीम के नशे में ख़त्म कर दिया था। बस किस्मती से ये हुआ कि कुंवर खड़क सिंह के प्रशासन की कला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था, इसलिए वो अंदरूनी और बाहरी खतरों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम
नहीं था, जो रणजीत सिंह के बाद उसका संरक्षण समाप्त होने के कारण बुरी तरह से गिर गए थे। एक इतिहासकार ने उसका सही चरित्र चित्रण किया है। खड़क सिंह आयु में प्रवक्त पर अनुभवी में बच्चा था। उसके सिंहासन में बैठने से जल्दी बाद ही उसने राजा ध्यान सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जिसे इस सम्मानित पद को बहुत योग्य और लोकप्रिय व्यक्ति माना गया। परंतु उसके इर्द गिर्द साजिश का जाल बुना हुआ था ताकि उसे लाहौर में सिंहासन से उतारा जा सके। यह प्रत्यक्ष था कि वास्तव में उसका पुत्र ननिहाल सिंह को पंजाब का शासक होगा। गुणों के आधार पर ही सही पात्र होने के बारे में खड़क सिंह और शेर सिंह की तुलना देखिए। जो है खड़क सिंह का दूसरा माता से भाई शेर सिंह उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था, क्योंकि शेर सिंह का दूसरी माता जो थी उसका पुत्र जो था शेर सिंह था, यानी कह सकते हो सौतेले भाई। खड़क सिंह के एक कमज़ोर व्यक्ति होने के कारण शेर सिंह ने सिंहासन पर उसके दावे पर विवाद खड़ा कर दिया और उसे ऐलान कर दिया कि गोविंद के राष्ट्रमंडल में गुणों की विचार जाता था, न कि आयु को। उसका हक बेहतर बनाना था, क्योंकि गुणों में उसे कुंवर सिंह खड़क सिंह से वरीयता प्राप्त थी। दोनों राजकुमारों के बीच मौके रोग और बड़ी सुंदर तुलना भी की गई। उसका कहना है कि शेर सिंह हर तरह से अपने बड़े भाई से उत्तम था, एक पुण्य सिपाही और बिना शक एक दलेर काफ़ी व्यक्ति था। उसके अलावा सिखों में वो बड़ा लोकप्रिय था और यदि कभी प्रभुता के दावों की बात आती है तो सभी उसके साथ खड़ा होने को तैयार थे। इसके अलावा दोनों शेर सिंह और ननिहाल सिंह अंग्रेजों के सहन नहीं करता था और अपने प्रधानमंत्री ध्यान सिंह से नफरत भी करता था, जबकि शेर सिंह अंग्रेजों को मन भावना था। खड़क सिंह द्वारा की गई बड़ी गलती जो है, खड़क सिंह कमजोर था और अपने पिता रंजीत सिंह के साम्राज्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम था। अपने योग्य प्रधानमंत्री ध्यान सिंह या अपने पुत्र ननिहाल सिंह पर पूर्ण विश्वास रखने की बजाय वह जल्द ही अपने चापलूसी चेत सिंह वजाब के हाथों की कठपुतली बन गया, जो बचपन में उसका अध्यापक रहा था। यह पहली बड़ी भूल थी जो खड़क सिंह ने की, क्योंकि इसे असंतुष्टि पैदा कर दिया। चेत सिंह के पास उसे सुलझाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय धड़कपन और पागलपन के। ठीक है, बिल्कुल ही पागलपन के वह अपनी सनकों पर ही कार्य करता था, क्योंकि चेत सिंह उसके सिंहासन के पीछे की शक्ति बन चुका था। उसके बहकावे में खड़क सिंह ने ध्यान सिंह के विरुद्ध साजिश करनी शुरू कर दी और उसके पुत्र हीरा सिंह को अपमानित भी किया। यहाँ तक उसने महाराजा के महल में उसका प्रवेश तक बंद करवा दिया। तो जो उसका अध्यापक था उसने चेत सिंह, जो कि बहुत ही चापलूसी से जो है खड़क सिंह को अपने अधीन करके जो उसका योग्य जो प्रधानमंत्री था और उसका पुत्र, ठीक है, दोनों को क्या किया, राजमहल से निष्कासित करवा दिया, जिससे कि योग्य प्रधानमंत्री और जो उसका शुभचिंतक थे उसके दरबार से उसने हटा दिया। ये जो था चेत सिंह का सबसे बड़ा चापलूसी था। अध्यापक होने के नाते उसने बहुत बड़ा जो है खंजर खड़क सिंह के सीने पे मारा। उसके बाद था डोगरा सरदार सिखों के खासकर खड़क सिंह और चेत सिंह के विरुद्ध हो गए। ध्यान सिंह और अन्य डोगरा सरदारों की इस जिल्लत और अपमान के फलस्वरूप उन्होंने खड़क सिंह का चेत सिंह समेत की तख्ता पलटने का फैसला कर लिया। इसलिए खड़क सिंह तो रुतबे में ध्यान सिंह या अपने पुत्र ननिहाल सिंह से ऊंचा मानता था। वो सारी जनता के सामने यह कहने लगे कि उन्होंने सिख साम्राज्य को अंग्रेजों के साथ हाथ की पुतली बना दिया है। केवल यही नहीं, वह ननिहाल सिंह के साथ मिलकर साजिश भी रचने लग गए। सूझबूझ वाले ध्यान सिंह ने खड़क सिंह और चेत सिंह के विरुद्ध लाहौर के लोकप्रिय दरबारियों का एक जो है शिष्टमंडल बनाकर और बड़ा खतरा पैदा कर दिया, जो ननिहाल सिंह पर जोर डालने लगे कि वह सिख साम्राज्य के मामले में चेत सिंह के दखल के विरुद्ध आवाज़ उठाए हैं। राजा ध्यान सिंह और साधवालिया और सरदारों ने समेत इस मंडल के कुंवर ननिहाल सिंह और उसके परिवार के प्रति अपना पुण्य विश्वास प्रकट कर दिया, पर साथ ही कुंवर सिंह के साफ साफ बता दिया कि उन्होंने चेत सिंह के विरुद्ध सिकवा है। उन्होंने इसे यह भी कह दिया कि यदि वह सब कुछ ठीक ठाक न कर सका तो वे अपने इस्तीफा देंगे और कार्य से मुक्ति हो जाएंगे। चेत सिंह बजावा का कत्ल। ननिहाल सिंह जो समझदार और योग्य व्यक्ति था, ने प्यार से मामला निपटाने का फैसला किया। मन ही मन वह
आकांक्षाएं ध्यान सिंह के विरुद्ध था, पर उसने कुछ समय के लिए अपने कमजोर मन के पिता और उसके मन भावन चेत सिंह के विरुद्ध उसके साथ जुड़े रहने की ही निर्णय किया। इसी के अनुसार ध्यान सिंह और कुंवर निहाल सिंह ने चेत सिंह के कत्ल की योजना भी बना लिया, क्योंकि चेत सिंह का कत्ल करना उनके जो है साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी पड़ गया था। उसके शीघ्र ही पश्चात ध्यान सिंह ने सुचेत सिंह और गुलाब सिंह के साथ मिलकर 8 अक्टूबर 1839 को महाराजा की व्यक्तिगत रिहायसार में चेत सिंह का कत्ल कर दिया, जो कि एक अध्यापक भी था। अप्रत्यक्ष रूप से निहाल सिंह की इस घिनौने कत्ल से सहमति थी। कुछ लिखते यह भी बताते हैं कि उस समय वही उपस्थित था या ध्यान सिंह ने चेत सिंह के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। हिंसा की इस कृतियों के पश्चात खड़क सिंह ने खुद को अंदर अंदर बंद कर लिया और यद्यपि वह कभी कभार दरबार में जाता था, पर उसने इस अपमान को कभी नहीं क्षमा नहीं किया। उसकी बुद्धि जो भी कभी शक्तिशाली नहीं रही थी, अब और जड़ से ही हो गई और इस तरह सरकारी मामलों का सारा प्रबंध निहाल सिंह के हाथों में आ गया, जो हमेशा ही अंग्रेजों के नापसंद करता था। अब उसने लाहौर के आसपास उसकी सत्ता के विरुद्ध तैयारी करनी शुरू कर दिया। करीब 12 महीने के संक्षिप्त शासन के बाद खड़क सिंह का टूटे दिल के कारण निधन हो गया। जब निधन हुआ तो निधन होने का कारण भी जो था चेत सिंह था। चेत सिंह उसका गुरु भी था और शुभचिंतक भी था, लेकिन शायद उसको पता नहीं था खड़क सिंह को कि वो व्यक्ति जो है सही नहीं है, उसके लिए षड्यंत्र रच रहा है और इसका राज्य अपनाना चाहता है। इसलिए निहाल सिंह के हाथों जो मृत्यु हुई और ये बात खड़क सिंह को पता लगा तो उसने राज दरबार की सारी गतिविधियां बंद कर दी और मन ही मन वो दुखी रहने लगा। एक तो उसके गुरु का सबसे बड़ा धोखा और ऊपर दूसरा जो था उसके पुत्र द्वारा हत्या, ये दोनों उसको जो है अंदर अंदर ही खगोल रहा था और जिस कारण से उसको जो दिल टूट चुका था और दिल टूटे होने के कारण वो अपनी सारी जो है क्षमताएं खो दिया था और अंततः इसकी मृत्यु हो गई। एक आधुनिक इतिहासकार मत है कि शाही वैद्य को शक था कि खड़क सिंह को धीमा जहर दिया गया। अब देखिए उसकी मृत्यु हो गया तो हो सकता है कि ये षड्यंत्र भी है, क्योंकि बहुत से जो इतिहासकार ये मानते हैं कि खड़क सिंह को धीमी जहर दिया जाता था और यह कि उसे तो निहाल सिंह के साथ मिलकर ध्यान सिंह के कहने पर जहर दिया गया था। उसके पहले से ही जर्जर हो चुके शरीर की सही इलाज न हो देकर और नज़रअंदाज करके बिल्कुल टूट जाने दिया गया। यानी हो सकता है कि इसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र हो, ठीक है, जो है खड़क सिंह को मारने के लिए, क्योंकि वो अयोग्य नेता था और जो था वो कठपुतली बनता जा रहा था। इसलिए हो सकता है कि बहुत इतिहासकार ने यही विचारधारा रखा है कि उसको धीमी जहर दे के उसको मारा गया और उसका शरीर जो था बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संदेह में इतिहासकार A.R. कैलविन का कहना है कि चेत सिंह का कत्ल और जबरदस्ती खड़क सिंह की सेवा मुक्ति सिंहासनात्मक कार्य श्रृंखला के इतिहास से भी साबित हुई। इसमें अंत में सिख साम्राज्य खत्म कर दिया। यह बड़ा अफसोसजनक है कि राज्य के उच्च पदाधिकारी में से जिस ध्यान सिंह पर राज्य के दरबारियों में से सबसे अधिक भरोसा किया जाता था, उसी ने उसके खून से अपने हाथ रंगे। यदि खड़क सिंह ने ध्यान सिंह पर भरोसा बना कर रखने की अपने पिता की सलाह मानी होती तो चेत सिंह के बहकावे में न आया होता, तो ठीक है, और सभी कुछ ठीक ठाक चलता रहता। यह टिप्पणी डॉक्टर वेंगर ने भी की थी। तो बात तो यही है कि चेत सिंह के बातों में आके उसने सारे जो है पूरा साम्राज्य को ख़त्म करने के कगार पे ला दिया। अगर ये बात जो उसके पहले पिता ने भी कह दिया था कि जो है चेत सिंह सही नहीं है, उसके बहकावों में मत आना, लेकिन ध्यान सिंह जो था योग्य था, उसको जो है दरबार में अपमानित कर दिया गया, उसके बेटे को भी अपमानित कर दिया गया, जो कि सही नहीं था और जिसकी वजह से उसका साम्राज्य जो था पतन के कगार पे आ खड़ा हुआ। जब खड़क सिंह की मृत्यु हो गई तो निहाल सिंह जो था अक्टूबर 1939 से नवंबर 1840 ईस्वी तक शासक का जो है कार्यभार संभाला। शाही कुंवर ने निहाल सिंह, सरक सिंह और चांद कौर के पुत्र को 18 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक ऐलान कर दिया गया, क्योंकि ये ऐलान जरूरी था। चांद कौर जो थी उसकी माँ थी, खड़क सिंह उसका पिता था और निहाल सिंह जो था उसको 18 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक कर दिया गया। अब इसमें चांद कौर के भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वह बड़ा ही आकांक्षावान और युद्ध प्रिय प्रवृत्ति का था, यानी जो कुंवर जो निहाल सिंह था वो एक तरह से आकांक्षावान था, यानी कुछ हासिल करना चाहता था लाइफ में और युद्ध से बहुत प्रेम था, उसको युद्ध करना उसकी क्षमता थी। क्षीण बुद्धि और समुज्ज और कारोबारी मामलों में स्पष्ट था, अंतर्दृष्टि के मालिक था। यह सभी गुण एक संपूर्ण राजा बनने के लिए वांछनीय थे। यदि दावों को गुणों के नजरिए से विचारा जाए तो निश्चय निहाल सिंह का दावा शेर सिंह के दावे से भिन्न था।
मौका घेर और अपने विवरण में उसके बारे में लिखा था। यद्यपि वह 18 वर्षीय नौजवान लड़का था, उसने स्वयं को सदैव उस नस्ल के योग्य दर्शाता जिसे वह पैदा हुआ था। यानी कह सकते हो कि जो आपका महाराणा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी होने का दावा सिर्फ जो है कुंवर निहाल सिंह ही कर सकता था। उसमें वो सारे सक्षम और सारे गुण मौजूद थे। कनिधम के अनुसार यह रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी में से सबसे सुयोग्य था। वह एक बहादुर और योग्य सिपाही था क्योंकि उसने अपना शुरुआती प्रशिक्षण हरि सिंह नलवा और सुयोग्य अगुवाई में लिया था, जो खालसा का महान योद्धा था। वह अपने नख, शिक और दिखावट में अपने दादा जैसे दिखाई देता था। फौज में वो बड़ा ही लोकप्रिय था क्योंकि वह अपने लड़कपन से ही सिपाही तथा बहादुर अजय प्रवृत्ति का मालिक भी था। महाराजा रणजीत सिंह को ननिहाल सिंह पर बड़ा ही गर्व था और कहा जाता था कि उसके रूप में सिखों के लाहौर के सिंहासन का रिक्त स्थान भरने के लिए सुयोग्य उत्तराधिकारी मिल जाएगा, जो पूरी तरह से अपने साम्राज्य की जो फिलहाल करने में सक्षम होगा। लाहौर दरबार के मामलों की हालत कहते हैं 1 सितंबर 1839 को खड़क सिंह के सत्तासीन होने के वक्त ननिहाल सिंह पेशावर में था और उसके बिना सभी समारोह होते देखकर ऐसा लगता था कि जैसे पिता और पुत्र के बीच सब कुछ सही नहीं है। पिता की चेत सिंह के पंजाब से नज़दीकी से चलते ये मामले और गंभीर हो उठे क्योंकि जो बेटा ननिहाल सिंह था वो जो है चेत सिंह को बिल्कुल ही नापसंद करता था, क्योंकि उसको पता था कि ये जो है सिर्फ उसके पिता को कठपुतली बनाने के पक्ष में है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण दरबारी बन बैठा था और जिसे खड़क सिंह ध्यान सिंह या उसके अपने पुत्र से बेहतर समझता था। यानी जो है चेत सिंह को जो है खड़क सिंह सबसे योग्य समझता था। यहाँ तक कि अपने बेटे, जिसको महाराणा रणजीत सिंह ने भी योग्य समझा था, अपने बेटे खड़क सिंह को समझाने के बाद भी उसने नैनीताल को अपना बेटा से अधिक जो है तेज सिंह को अपना सबसे अधिक शुभचिंतक मानता था, क्योंकि कभी वो उसके गुरु भी हुआ करता था। जब ननिहाल सिंह ने उसके पिता के सिंहासन पर आरूढ़ होने पर शेर सिंह के विरोध के बारे में सुना तो उसे पेशावर की अपनी योग्य जर्नैली और सौंपा और जितनी जल्दी हो सके लाहौर पहुंचने के लिए चल पड़ा। ननिहाल सिंह के लाहौर पर वापस आने के कुछ ही सप्ताह के अंदर उसने पाया कि साम्राज्य में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। उसके पिता खड़क सिंह की कमज़ोर नीति का फ़ायदा उठाते हुए हर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाने की फिराक में था। उसमें से प्रमुख डोगरा सरदार चेत सिंह और कप्तान वेड, ये सारे के सारे जो थे इसके अच्छाईपन का फ़ायदा उठा रहे थे खड़क सिंह के। रणजीत सिंह के शासनकाल में ये लोग कभी भी उसके विरुद्ध नहीं चले थे, क्योंकि वो काफ़ी प्रभावशाली था। यहाँ तक कि जब उसका अंतिम समय नज़दीक था तो किसी ने भी मृत्यु प्राय महाराजा के अधिकार को चुनौती देने का साहस तक भी नहीं किया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद इन्हीं लोगों ने उसके साम्राज्य को तबाह करने में सहायता किया, खासतौर पर ध्यान सिंह ने, जिसने कपूर सिंह के अनुसार पंजाब की गद्दी पर अपने पुत्र हीरा सिंह को आरूढ़ करने के लिए रणजीत सिंह के सभी उत्तराधिकारी के वंश को समूचे नष्ट करने के लिए साजिश की राह पकड़ ली थी। यानी कह सकते हो कि जो इसमें जो हीरा सिंह जो है अपने पुत्र हीरा सिंह को वो बनाना चाहता था कपूर के अनुसार, ठीक है ना, हीरा सिंह को अपना उत्तराधिकारी को बनाना चाहता। ध्यान सिंह जो था बिल्कुल चाहता था कि उसका पुत्र जो है हीरा सिंह वो वहाँ का राजा बने। इसलिए रणजीत सिंह के जो है सारे जो पुत्र हैं और उसके पोते हैं उसके मारने के साजिश में ही अपना कदम बढ़ा चुका था। उसके पश्चात ननिहाल सिंह अपने विरोधियों से सख्ती से निपटने के लिए दृढ़ था। ननिहाल सिंह उन सभी दरबारियों को कप्तान वेड का पक्का दुश्मन था जिन्होंने अपने गुर्दगर्ज मंसूबे के लिए लाहौर दरबार की प्रतिष्ठा को कम किया था। वो महसूस करता था कि सरकार की बागडोर को अपने हाथों में रखना ही एक संभव इलाज था, क्योंकि नहीं रखता तो शायद ये नहीं होता। इसका मुखिया बनकर और सभी उलझनों से मुक्त होकर ही वह सिख साम्राज्य के एकजुट रखने के लिए बेहतर प्रशासकीय मशीनरी पेश कर सकेगा। 3 बेटों में से वह चेत सिंह को सबसे कमज़ोर मानता था और पेशावर से अपनी आपसी को कुछ ही सप्ताह के अंदर उसने चेत सिंह का निपटारा करने का फैसला कर लिया। इसी अनुसार उसने चेत सिंह को ख़त्म करने के लिए ध्यान सिंह के साथ योजना बनाई। योजना के अनुसार ध्यान सिंह और अन्य डोगरे सरदारों के नेतृत्व में 20 व्यक्तियों का एकजुट चेत सिंह पर टूट पड़ा और 8 अक्टूबर जो है 1839 को महाराजा के व्यक्तिगत आवास पर छुपे हुए चेत सिंह को उसकी मालिक की ही हजारी में उसके छुपने के स्थान से घसीट कर बाहर निकाला
और कत्ल कर दिया गया। खड़क सिंह ने उसे अपने गले से लगाकर बचाने की पूरी कोशिश की, परंतु ध्यान सिंह ने उसे खड़क सिंह को बाहों से खींच लिया और अपने हाथों से उसके टुकड़े कर दिए। डोगरा राजे इसे गुस्से में थे कि वे खड़क सिंह को भी कत्ल कर देते, परंतु उन्हें ऐसा करने में निहाल सिंह या चंद कौर ने रोक लिया। खड़क सिंह ने चुपचाप अपने पुत्र आगे समर्पण कर दिया और सरगमा प्रशासन से अपना हाथ पीछे खींच लिया। परिणाम स्वरूप नैनीताल सिंह शासक तो बन गया, पर केवल नाम का। यह माना जाता है कि निहाल सिंह ने डोगरे सरदारों से गठबंधन बनाकर एक भारी भूल की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उसे अंधवालियों और सरदारों को तबाह करना था और अंत में सिख राज्य पर अपना शासन स्थापित करना था। एक सिपाही के रूप में निहाल सिंह के प्रयास की सूझ समझ। सिख साम्राज्य पर अपने संक्षेप में शासनकाल के दौरान यानी 1839 से 40 तक उसका पिता खड़क सिंह जिस धीमी मौत पर मर रहा था, तो निहाल सिंह ने बहुत सी समस्याओं का निपटारा बड़े आत्मविश्वास और अद्वितीय सफलता से किया। पेशावर की विजय में सिंह पाक के क्षेत्रों में लाहौर की फौजों के साथ मिलकर लड़ते समय सिपाही के रूप में उसने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन भी किया। सिख राज्य के अन्य हिस्सों में भी अपने कर्तव्य निभाते हुए उसकी चुस्ती और फुर्ती देखने योग्य होती थी। प्रशासक के रूप में उसने अपने पेशावर अटक में जो सम्मिलित अनुभव प्राप्त किया उन्हें उनकी बहुत ही सहायता की। उसने रणजीत सिंह की मृत्यु से पैदा हुई कुछ कठिनाई समस्याओं का कुशलता से निपटारा भी किया। उसके बारे में यह बड़ा ठीक ही कहा गया है कि उसने एक रणनीतिज्ञ सूझबूझ और सिपाही गुणों का बड़ा ही बढ़िया मिश्रण था। यानी नैनीहाल सिंह जो था बहुत ही योग्य शासक था, लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि चेत सिंह के मारने में उसने सरदारों का सहायता ले लिया और सहायता लेने की वजह से क्या हुआ, उनमें एक समझौता हुआ जहाँ पर उसने कई क्षेत्र को उसको देने का वचन भी किया, जिस वजह से वो कठपुतली सा बन के रह गया। ये दोनों प्रकार के गुण बेचैनी क्षेत्रीय सरदारों के दिमाग ठिकाने करने के लिए बहुत जरूरी थे, खास तौर पर अटक और रामापिंडी और पेशावर के नज़दीक उत्तर पश्चिम में आसान क्षेत्रों में जहाँ पठान खास तो मुश्किलें पैदा कर रहे थे। तो क्योंकि इसने बता दिया निहाल सिंह ने कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और उनके जो है दिमाग ठिकाना करने के लिए ये सबसे बहुत ज़रूरी था। सिख साम्राज्य के लिए बड़ा खतरा बनकर उभर रहे थे ये। इसके अलावा और भी बहुत से विघटनशील तत्व थे जो अवांछनीय गतिविधियों में पकड़ कर अपना वजन जो है महसूस करवाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से बहुत से लगान देने की तैयार न थे। उसके बिना अन्य भी ऐसे ही थे जो कानूनी व्यवस्था को समस्या पैदा करने पर खड़े हुए थे और लाहौर दरबार के निर्देश पर चलने से आनाकानी कर रहे थे। इसका श्रेय कुंवर को जाता है कि उसके बड़ी दृढ़ता और चुपचाप और न्याय संगत रूप से इस विघटनकारी ताकतों को साथ निपटाया गया। उसके बाद था कि इस तरह उसने एक प्रशासक के रूप में अपनी दूर आदर्शी और स्वयं को महाराजा रणजीत सिंह का लायक पोता होना प्रमाणित किया। उसने अवज्ञा की स्थिति को पैदा होते ही सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। उसने फौजों को और विजय के रास्ते चलाया और मंडी के राजा को अपने अधीन किया। इस तरह फौजों की ऊर्जा को परिवर्तन करके सफलतापूर्वक देश में कानूनी व्यवस्था बहाल किया। पंजाब के लोग महसूस करते थे कि शांति के पुराने दिन लौट आए थे और पहली शासन फिर से स्थापित हो गया है। तो ये कि उनके दिलों में जोश भरने के लिए ये भी बहुत उचित था। उसके पश्चात दरबार में प्रचलित साजिश से निपटने के लिए निहाल सिंह पूर्ण रूप से सज्जित नहीं था। लेकिन एक बात कहते हैं ना कि दुश्मन तो आपके घर में है तो आप बाहर किसको तराशोगे, तो यही बात इसके निहाल सिंह के बारे में भी हुआ कि दरबार में प्रचलित साजिशों से निपटने के लिए निहाल सिंह पूर्ण रूप से सज्जित नहीं था। यानी उसको अपने जो उससे षड्यंत्र रच रहे थे उससे वो सजग नहीं था, उससे वो बच नहीं सका। परंतु निहाल सिंह प्रचलित दरबारी साजिशों से निपटने के लिए पूरी तरह सज्जित नहीं था और उन दोहरे मापदंडों वाले असहन फरामोश लोगों से निपटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था जो अंदर से ही साम्राज्य को कमज़ोर करने पर तुले हुए थे। उसने चेत सिंह के गैर असूलन कत्ल तथा अपने पिता पर जुल्म में भूमिका निभाकर सूझबूझ की कमी दर्शाई थी और वो डोगरा सरदारों के ध्यान सिंह और सचेत सिंह और गुलाम सिंह को ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह की साजिश में उसकी बराबरी करने में भी असफल रहा था। उन्होंने लाहौर दरबार में अपने लिए स्थान पैदा कर लिया था और महाराजा रणजीत सिंह के अनुमान पर खरे उतरे थे। महाराजा की मौत के पश्चात ध्यान सिंह खास तौर पर साजिश करता रहा जिसमें नफरत, विश्वासी और हिंसक कत्ल सिंहासन के लिए उसके पुत्र का रास्ता साफ करने में सहायक कर रहे थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह कत्लेआम करने से भी पीछे हटने वाला नहीं था। कप्तान वेड के मामले में निहाल सिंह के अंग्रेज के साथ संबंध। कप्तान वेड के मामले में निहाल सिंह के साथ अंग्रेजों का क्या संबंध था? अंग्रेजों के बीच राजनीतिक
संबंध बड़े ही तनावपूर्ण थे और दोनों पक्ष एक दूसरे के जान के प्यासे थे। वो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के नीचा दिखाने के लिए अवसर की तलाश में रहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि वो डोगरा सरदारों और सिखों के बीच परिदरार का फ़ायदा उठाए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अगर दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही होती है तो बंदर फ़ायदा उठा जाता है, सेम यही कंडीशन यहाँ पर था। खड़ग सिंह के कमज़ोर शासन की वजह से उन्हें हालत निरंतर अपने पक्ष में होते दिखाई दे रहे थे, जो उनकी प्रसार की नीति को हक में जा रहे थे। उनके चलते लाहौर दरबार की नीतियां में दखल देने योग्य हुए, साथ ही अफगानिस्तान में कार्रवाई पर नज़र रखने योग्य भी हो गए थे। उसके बाद कहा जाता कि सिर्फ देखते रहना एक बात है, पर सरगर्म प्रेरणा देना और उकसाना बिल्कुल अलग बात है। इस संबंध में जॉर्ज के क्लर्क मैकनादन कनॉर्क और क्वेबेक के सिख और अंग्रेजों के बीच तनाव पैदा करने की बड़ी घटिया भूमिका निभाई। 1838 में जब पहली अफगान जंग चल रही थी तो अंग्रेज फौजों ने काबुल पर कब्जा कर लिया और शाह गुजा के सिंहासन पर बिठा दिया और अंग्रेज अफसर बरतानिया सम्राट की सरहदों पर विस्तार करने की योजना बनाने लग गए। इस पर लाहौर दरबार ने अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध दोहरे मानदंड प्रयोग करने के लिए मजबूत रोष जाहिर किया। इसलिए पेशावर और डेरा जोत के जिलों की सीमा पर सिखों और अफगान राज्यों के बीच अनुकूलन के प्रश्न को हल करने के लिए उन्होंने बैठक करने का निर्णय भी किया। उसके पश्चात है फौज के गुजरने के रास्ते का किस्सा। अफगानिस्तान से वापस आ रही अंग्रेज फौज बहुत पंजाब के रास्ते निकलने का अधिकारी था। जब अंग्रेज सरकार ने यह महसूस कर लिया कि महाराजा अंग्रेजों सरकार का विरोध करने के लिए सहमत नहीं कर सकते, तो उन्होंने जानबूझकर चाहा कि उनकी फौज पंजाब के रास्ते निकले। राजा ने लिखती रूप में अपनी इजाज़त दे दी, पर कुछ शिकायत भी साथ जोड़ दी जो उसे अंग्रेज सरकार के एजेंट वेड सिख थी। नैना सिंह को डर था कि उसका योग्य मंत्री अंग्रेज फौजों को उसके पिता खड़ग सिंह को दोबारा सिंहासन पर बिठाने के लिए प्रयोग कर सकता था। इसलिए वह इस विचार के पक्ष में नहीं था कि अंग्रेज फौजों की लाहौर क्षेत्र से रास्ते जाने की इजाज़त दी जाए। उसने बाद में उन्हें कह दिया कि वह मुल्तान के रास्ते जाएं। ठीक है, वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी पिता जो है खड़ग सिंह की अंग्रेज अधिकारियों के साथ कोई बैठक हो। इस तरह अंग्रेज फौज डेरा इस्माइल खान और मुल्तान के रास्ते फिरोजपुर के क्षेत्रों में वापस चली गई। परंतु ननिहाल सिंह ने अंग्रेज सरकार के अगवा कर दिया कि एक दुश्मन देश की फौजों को देश के अंदर रास्ता देना उसकी बेइज्जती थी। ठीक है, और इसलिए अंग्रेज सरकार ने पहले से ही आश्रय दिया कि अंग्रेज फौज कभी भी पंजाब के रास्ते नहीं निकालेगी। उसने अंग्रेज सरकार को यह भी विनती की कि वह उसके दरबार में नया एजेंट भेज दे। तो ये सब बातें जो थी क्लियर थी और साफ थी। अंग्रेज एजेंट कप्तान वेड का स्थानांतरण। लुधियाना का राजनीतिक एजेंट कर्नल कॉलर्ड वेड महाराजा रंजीत सिंह का अच्छा दोस्त समझा जाता था और अपने निरंतर उद्योग से उसने महाराजा को अंग्रेजों के साथ टकराव में पड़ने से रोक में रखा भी था। उसने पाकिस्तान और सिंध का प्रश्न बड़े प्यार से निपटा लिया था, परंतु महाराजा के निधन के बाद कप्तान वेड के संबंध मधुर नहीं रहे थे और वह उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा था और उसने सिख सरदारों के गर्व पर चोट भी किया। ठीक है, इसमें बहुत सी बातें जो है यहाँ पर है कि दो मिसालें की पूरी तरह से स्पष्ट है कि उन्होंने ननिहाल सिंह पर दोष लगाया कि वह खैबर के पठानों के साथ साजिश रच रहा था। उसने खुले रूप में यह दोष भी लगाया कि चेत सिंह के कत्ल में उसकी सहमति थी। कप्तान वेड ननिहाल सिंह के कमजोर समाधानकारी और अशक्त पिता खड़ग सिंह को पसंद करता था और उसके प्रति नम गोशा रखता था, जो कुंवर को अखड़ता था। यानी कमजोरों के साथ रहना कुंवर को बहुत ही अखड़ता था कि ऐसे जो है कमजोर के साथ देना सही नहीं था। केवल यही नहीं, जब कप्तान वेड लुधियाना के राजनीतिक एजेंट का पद संभाला तो ननिहाल सिंह को यह अच्छा नहीं लगा कि और उसने ज्ञान क्रोक द्वारा अंग्रेज सरकार के पास रोष जाहिर किया था कि कप्तान वेड द्वारा उसके पिता खड़ग सिंह की लगातार पीठ ठोकते रहना लाहौर दरबार द्वारा अच्छी नहीं समझी जा सकती है। तो ये बात था कि कमज़ोर लोगों के लोग साथ देते हैं इसलिए क्योंकि उसका फ़ायदा उठा ले, और यही चाल अंग्रेज भी चल रहे थे। खड़ग सिंह एक अयोग्य जो शासक था और अंग्रेज इसके पीठ थपथपाते थे हर कार्य के लिए, यानी कहते हैं ना कि मियाँ मिट्ठू बन रहे थे। अंग्रेज एजेंट कप्तान वेड लाहौर दरबार में कभी भी ऊपर हो गया था और बिना किसी झिझक के वह सिख राजाओं के प्रति अपने विचार प्रकट करता रहता था। सिखों के मामलों में उसका दखल सिखों को बड़ा खलता था, पर उसका बहुत डर था। उसे सिखों की आज़ादी का कट्टर दुश्मन माना जाता था और यह परामर्श दिया जाता था कि उसकी यहाँ से छुट्टी की जाए। कप्तान वेड को इस सभी कार्य से बड़ी ही लोकप्रिय बना दिया था। इसलिए ननिहाल सिंह ने
देखकर अंग्रेज सरकार को यह कहा कि कप्तान वेड को वापस बुला लिया जाए और उसके स्थान पर कोई ऐसा अधिकारी लगाया जाए जो दोनों पक्षों के सिख और अंग्रेजों के बीच मेल मिलाप वाले संबंध बनाए रखी। कप्तान वेड के स्थान पर जॉर्ज रसल क्लर्क आया। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने महसूस किया कि लुधियाना के राजनीतिक एजेंट को बदले बिना लाहौर दरबार के साथ बेहतर सूझबूझ वाले और मधुर संबंध बनाकर रखना एकदम असंभव ही था। इसी अनुसार उसे वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर जॉर्ज रसल क्लर्क को लगा दिया गया, जो लाहौर दरबार के अधिक मंजूर था। लुधियाना का नया राजनीतिक एजेंट अधिक सुनने वाला, बात मानने वाला और मिलजुल कर चलने वाला था। जल्द ही उसकी ननिहाल सिंह के साथ मधुर संबंध बन गए और उसने सिखों का विश्वास बहाल कर लिया। इस तरह अंग्रेजों और सिखों के बीच संबंध फिर से दोस्ताना हो गया। पंजाब के लोगों को लगने लगा कि रणजीत सिंह के सुयोग्य और गतिशील पौत्र ननिहाल सिंह में उसी की आत्मा का वास हो गया है और शासन के पुराने दिन फिर वापस आ गए हैं। पर लाहौर दरबार की बदकिस्मती यही थी कि सिख साम्राज्य को एक अफसोसजनक और बुरी घटना के दो चार होना पड़ गया। बीमार खड़क सिंह की हालत और बिगड़ गई और 5 नवंबर 1840 ईस्वी को 38 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया। ननिहाल सिंह की मृत्यु। इस तरह ननिहाल सिंह का दरबार में एक मत विरोधी से छुटकारा हो गया और अब वह खुशी से अपनी नीति पर अधिक जोश से चलना चाह रहा था, पर ऐसा होना नहीं था। अगले ही दिन जब ननिहाल सिंह अपने पिता का अंतिम संस्कार करके महल को लौट रहा था तो उसके निकलते वक्त अचानक डिडोल धारणशाही हो गई, धराशायी हो गई। वह बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके जख्म घातक साबित हुए। इस दुखद दुर्घटना में मरने वालों अन्य में राजा गुलाब सिंह का पुत्र मियाँ उधम सिंह भी था, जो मौके पर ही मर गया। राजा दीननाथ और ध्यान सिंह को भी काफ़ी चोट आई। इस बारे में इतिहासकार में मतभेद है कि वास्तव में ननिहाल सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी। क्या यह ध्यान सिंह का किया धरा था कि वे सिंहासन पर न बैठ सके, या कि वह एक दुर्घटना ही थी। इस तरह प्रकट किए विचारों के विवादों को मानने वाले बहुत से हैं, परंतु ध्यान सिंह ने इस अफसोसजनक और दुखद घटना के बाद जो फैरी कदम उठाए उससे गोबर सिंह की हत्या का संकेत भी मिलता है। इस घटना के बाद वह पूरी तरह से ध्यान सिंह के रहम पर था। उसने किले और महल के सभी रास्ते बंद कर दिए और किसी भी ननिहाल सिंह को मिलने की इजाज़त नहीं दी, न कि वरिष्ठ सरदारों और न ही दरबार के उच्च सदस्यों को, और यहाँ तक कि उसकी माता या पत्नी को भी नहीं। उसने यह भी कह दिया कि कुंवर सिंह जख्मी का वर्दियत इलाज हो रहा है। क्या वह घटना के समय मर गया था या बाद में महल में मार दिया गया, उसकी मृत्यु के बारे में कोई भी सूचना 3 दिन तक नहीं दी गई। यह भी कहा जाता है कि उसकी श्रेय सौरभ सिंह की विधवा चंद कौर को कहा था कि वह उसके अपने पुत्र हीरा सिंह को पंजाब का महाराजा बना दे। तो कह सकते हैं कि ये जो गिरा था, धराशायी हुआ था, वहाँ के जो महल के पाठ था, वो क्या पता वो षड्यंत्र में से था। ठीक है, ननिहाल सिंह की जो बढ़ती जो काफ़ी सुबह थी, शायद उस वजह से डर गया होगा और उसको मारने की साजिश थी। अब यहाँ पर तो क्लियर कह दिया गया है कि उसको कई दिनों तक घर में कैद रखा गया, यहाँ तक कि पत्नी और माँ से भी मिलने नहीं दिया गया, और ये भी नहीं पता लगा कि उसकी मृत्यु वहाँ पर हुई, घर जो है दरबार के अंदर हुई, कि उसके उसी समय गिरने जो गिर गया था उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। इसमें कोई भी जो इतिहासकार जो है मानने को सही अर्थ नहीं दे रहे हैं। और यह भी माना जाता है कि उसके प्रत्येक संभव ढंग से उसे ख़त्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके बच्चे रहने का 8 डोगरा साजिशों की तबाही और साथ ही उसके अपने पुत्र हीरा सिंह को गद्दी से दूर रखना होता था। इस संबंध में स्टीन बैंक ने अपनी लिखत में लिखा है कि आमतौर पर यह समझा जाता था कि ये घटना जानबूझकर करवाई गई थी और न कोई दुर्घटना थी। जैसे सरकार कहती है इस घटना को, उसका मतलब ननिहाल सिंह की मृत्यु था। स्मिथ और गार्डन ने भी यह विचार प्रकट किया है कि कुंवर की मृत्यु राजा ध्यान सिंह द्वारा बनाई गई साजिश का परिणाम ही था। कंधीधम भी इसी तरह का विचार प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि पक्का नहीं पता है कि जम्मू के राजाओं ने इस तरह की साजिश ने ननिहाल सिंह को दूर किया, परंतु उन्हें अपराध से बरी करना भी मुश्किल है, और यह निश्चित है कि वे उसमें से करने के समर्थ भी था। मुंशी सोहनलाल सोरी, डॉक्टर हिजबोन डाउड, डॉक्टर GS चोपड़ा जैसे महान इतिहासकार ने बिल्कुल ही इसके विपरीत प्रकट किया था। बात जो है विपरीत प्रकट किया था, उन्होंने ये कहा था कि ननिहाल की मृत्यु इस अफसोसजनक दुर्घटना का परिणाम था कि किसी सोच समझी साजिश का परिणाम हो। ननिहाल सिंह की मृत्यु का कारण चाहे जो भी हो,
अर्थात दुर्घटना या डोगरा सरदार ध्यान सिंह की तरफ से सोची समझी साजिश, परंतु इसका परिणाम रणजीत सिंह के बड़े होनहार, आकांक्षावान और साधु युक्त पुत्र के युवा कार्यकाल में बेवक्त खत्म में निकला। उसकी मृत्यु से सिख एक महान और गतिशील नेता से वंचित रह गया। रणजीत सिंह के खून पसीने से खिंचा हुआ लाहौर का सम्राट बिखरने का कगार पर आ गया। यदि वह बचा रहता तो सिख डोगरे की चालबाजी और शिकार न बने होते। उनकी मृत्यु से सिखों की पुरानी शक्ति को पुण्य साजिश करने की और अंग्रेज राज्य के उत्तर में एक आदरणीय राज्य स्थापित करने की जो सभी आशाएं धूल में से मिल गई। ननिहाल सिंह उस नस्ल का सुयोग्य प्रतीक था जिसमें वह जन्मा था। उसकी मृत्यु बेवक्त हो गई। यह ठीक ही कहा जाता है कि जब पंजाब की उसकी ज़रूरत थी तो उसे स्वर्ग के आमंत्रण आ गया था और वह 20 साल की कोमल आयु में इस संसार को विदा हो गया। उसकी मृत्यु से देश में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई और इस तरह अधिकृत तरीके से सिख साम्राज्य का विघटन भी हो गया। उसके पश्चात चांद कौर नवंबर 1940 से जनवरी 1841 यानी 1840 से 1841 ईस्वी तक 20 साल की आयु में ननिहाल सिंह के बेवक्त निधन से सिखों पर एक भयानक चोट लगी। इससे पंजाब में एक बढ़िया प्रशासन की प्रणाली स्थापित करने के उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। जिस पल वे सिख साम्राज्य की किस्मत की सुरक्षा के लिए नहीं रहा, भागदौड़ जो सरदार और अंग्रेजों की सहायता से उसके उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया। लाहौर राज्य के जो है मुख्य दरबार लाहौर राज्य के मुख्य दरबार महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र कुंवर सिंह था। खरक सिंह की विधवा और ननिहाल सिंह की माता चंद कौर थी। तीसरा उम्मीदवार जो इस सर्वोच्च सिंहासन कब्जा करना चाहता था वह था राजा ध्यान सिंह। इसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने चंद कौर को अपने पुत्र हीरा सिंह को पंजाब का महाराजा बनाने के लिए कहा भी था। चंद कौर ने स्पष्ट इनकार कर दिया और बदले में खरक सिंह की वैद्य वारिश के तौर पर स्वयं के लिए सिंहासन की दावेदारी पेश कर दी। यानी जो है इसमें चंद्र कौर ने खुद को ही वहाँ का शासन घोषित कर दिया। उसने यह कहकर भी शासन पर अपनी दबाव जताई कि वह ननिहाल सिंह का बच्चा होने की आशा में है और उसके मन में है कि वह सरकार अपने हाथों में रखे। चंद कौर के सहायक संधिवालियाँ जबकि शेर सिंह के डोगरा सरदार का समर्थन, क्योंकि सभी सरदारों ने इसका समर्थन भी करने लग गया। स्वयं अपने हाथों में सरकार रखने के उसके निर्णय ने ध्यान सिंह और शेर सिंह के साथ उसका टकराव शुरू कर दिया। सत्ता की इसकी चतानी में बहुत से सिख सरदार उसका जो है सरगर्म मंथन कर रहे थे। उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण अजीत सिंह और करतन सिंह साधवालिया थे, जबकि डोगरा राजा ध्यान सिंह ने शेर सिंह का पक्ष लिया जो साधवालिया की कट्टर दुश्मन भी थे। यह भी माना जाता है कि खरक सिंह की इन्हीं कपटी डोगरों ने जहर देकर मारा था। पंजाब के इतिहास में स्टिनबैग के लिखे अनुसार जिसका समर्थन गार्डियन और स्मिथ भी करते हैं, ननिहाल सिंह तक भी डोगरे की जो गहरी साजिश का निशाना बना था। शुरू से ही डोगरा सरदार रणजीत सिंह के अनुमान में खरक सिंह को छुटियाने का प्रयत्न कर रहे थे। यह स्मिथ की टिप्पणियों से पूरी तरह साफ हो सकता है कि यह ध्यान रखा गया था कि उसके हाथों इतने कम साधन दिए जाएं कि अभियान का बड़ा हिस्सा जिस पर उसे भेजा गया था वहाँ तो थोड़ा बहुत सा पूरी तरह से असफल हो जाए और इस तरह उसे कमान करने के अयोग्य समझा जाए। परंतु महाराजा रणजीत सिंह ने खरक सिंह को अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया, जबकि ध्यान सिंह को उसका प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है बात। उसके पश्चात विरोधी दरबारियों के लालच देकर अंग्रेजों की सहायता चाहिए। अपनी घिनौनी साजिश की पूर्ति के लिए सिंहासन के विरोधी दावेदारी ने लालच देकर अंग्रेज की सहायता लेनी चाहिए। ध्यान सिंह और जो अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति और उत्थान के जब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उसने ननिहाल सिंह के साथ साजिश भी की। जब बाद में ननिहाल सिंह ने डोगरे के बढ़ते हुए प्रभाव को ख़त्म करने की कोशिश की तो उसे मार दिया गया। शेर सिंह भी जो लाहौर दरबार के लिए विभिन्न मुश्किलें पैदा कर रहा था, अंग्रेजों की सहायता लेने के लिए लगातार उसके संपर्क में था। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के अनुसार शेर सिंह अंग्रेज के अपने पक्ष में दखल देने के लिए पंजाब का आधा हिस्सा अंग्रेज सरकार को देने के लिए तैयार था। एक अन्य रिपोर्ट है कि शेर सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के बदले में उन्हें सतलुज के उत्तर के क्षेत्र की पेशकश भी की थी। दूसरी ओर रानी कौर सिंह भी पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने लुधियाना में अंग्रेज एजेंट के साथ व्यक्तिगत बात करने और सिख राज्य के 1/4 आय या कश्मीर का प्रांत देने की पेशकश करने के लिए अजीत सिंह धनवाला को भेजा था। लाहौर के अंदरूनी लड़ाई में अंग्रेजों को शामिल होने का आमंत्रण परिणाम को पूरी तरह सोचे बिना चली गई परंतु चाल थी। सिंहासन संभालने के लिए शेर सिंह इसमें ननिहाल सिंह की मृत्यु से
पहले भी अन्य अधिकार गुनाहगार था, पर उसके बाद तो और भी अधिक हो गया। उसने फौज की महल की साजिश में पक्ष में खड़े रहना शुरू कर दिया। इस संकट को ध्यान सिंह ने रोका व दोनों विरोधी चांद कौर और शेर सिंह के बीच एक सुलह करवाई गई, जिसके अनुसार ननिहाल सिंह की पत्नी साहिब कौर के बच्चे होने का अंतरिम सरकार एजेंट में रूप में चंद कौर के पास रहनी थी, जबकि शेर सिंह को स्टेट काउंसिलिंग का प्रधान और ध्यान सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। अंग्रेज सरकार चंद कौर की एजेंसी की मान्यता नहीं दे रही थी और न ही उसकी प्रभुता मानता को वह उसकी सरकार का तथ्य आधार पर मानते हुए उसके माननीय एजेंट द्वारा कार्य करने वाली ही मानी जा रही थी। उसके पश्चात राजसी विरोधियों के कत्ल बड़ा परिणाम हासिल कर गए। हारे हुए लोगों के विरुद्ध भी सिंहासक रहने यानी हिंसक रहने की रणनीति सिंह की नीति को राष्ट्रीय विरोधियों के कत्ल करने के कृत्य बड़ा परिणाम हासिल कर गए। ऐसे अपराधों को डोगरा भाइयों के साथ मिली घातक परिणाम था, यानी जो डोगरा भाई के साथ मिली भगत करके ननिहाल सिंह और शेर सिंह की ऐसी घटनाओं को उत्साहित किया गया था जिसके बड़े ही घातक परिणाम निकले। उन्होंने सभी राजाओं और गलतियों, हथियारों और दरबारी सहयोगों को ऐसा खतरनाक मोड़ दिया जिससे उनके खुद के जीवन भी संकट में पड़ गए। भविष्य के लिए यह बहुत ही बड़ा अपशगुन भी था। उसके बाद था शेर सिंह का नए शासक के रूप में ऐलान, जो 1841 से 1843 ईस्वी तक की गई थी, यानी हुआ था, इतने शासन किया था। महाराजा रणजीत सिंह और मेहताब कौर का पुत्र शेर सिंह अच्छा व्यक्ति था। महाराजा रणजीत सिंह और मेहताब कौर का पुत्र शेर सिंह अच्छा व्यक्ति था। वह सुजवाला और राजनीतिज्ञ नहीं था। 18 जनवरी 1841 को उसने लाहौर पर आक्रमण कर दिया और चंद कौर को पराजित कर दिया और स्वयं के पंजाब का नया शासक और अपने पुत्र 10 वर्षीय प्रताप सिंह को सिंहासन का वारिस घोषित कर दिया। शुरू में खड़क सिंह और ननिहाल सिंह की तरह उसने डोगरा राजा ध्यान सिंह को अपना प्रधानमंत्री बनाया, पर जल्दी वह उसके उलट हो गया और उसे छुटकारा पाने की कोशिश की। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने छंदवालिया और सरदार अजीत सिंह और उत्तर सिंह को वापस बुला लिया। शेर सिंह कमजोर एवं अयोग्य शासक साबित हुआ। शेर सिंह में पंजाब ने एक ऐसा महाराजा पाया जो सुंदर और मस्त था और जो राज्य के मामले से अधिक सूरा और मदुरा के बारे में ही जानता था। उसने राज्य के मामले पूरी तरह ध्यान सिंह पर ही छोड़ दिया। खड़क सिंह की तरह वह भी अच्छा प्रशासक नहीं था, क्योंकि उसमें अवसर का फायदा उठाने की सूझबूझ की कमी थी, जो कि एक दूर आदेश राजनीतिक के लिए बड़ी जरूरी होती थी। उसमें पिता वाला कोई भी अच्छा गुण नहीं था जो सही ढंग से प्रशासन चलाने के लिए जरूरत था। तो कहते हैं कि जब अच्छा प्रशासक चलाने वाला ना हो तो उसका खत्मा तो सुनिश्चित हो जाता है। सिख फौज का उत्थान। शेर सिंह ने स्वयं को बड़ा अयोग्य शासक साबित किया और सिख फौज अपनी शक्ति और राजा की कमजोरी के प्रति सचेत होने के कारण नियंत्रण से बाहर हो गए। वह इस तरह कार्य और व्यवहार करने लगी कि जैसे वही राजा बनने और हटाने वाली थी। खजाने का हाल बुरा होने के कारण शेर सिंह फौज के लिए उच्च वेतन के वादे पर पूरा न उतर सका और वह जब सिपाही अपने आप से बाहर हो गए तो वे हिंसा, लूटपाट जैसे कार्य करके अपनी भड़ास निकालने लगे। लाहौर और प्रांतों में सनकी फौजियों द्वारा हत्याएं, कत्लों घटनाएं सामने आने लगी। किसी को भी व्याख्या नहीं की जा सकती और महाराजा तक भी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। सिख फौज की बढ़ती शक्ति के चलते शेर सिंह अंग्रेजों के साथ गठबंधन करने की सोची। सिख फौज की बढ़ रही शक्ति ने शेर सिंह के भयभीत कर दिया और उसने अंग्रेज के साथ गठबंधन करने की सोची। अंग्रेज सरकार भी पंजाब में फैली अराजकता को फायदा उठाना चाहता था, ठीक है, और उसे अपने अधीन करना चाहता था। अंग्रेज की यह बुरी मंशा कुछ पत्रों से साफ हो गई थी, जिन पर सिखों ने ऐतराज भी किया था। कुछ देर लिए पंजाब में अराजकता खत्म और फौज के नजरिए में परिवर्तन भी हुआ। कुछ समय बाद अंग्रेजों में फैली अवस्था और अराजकता खत्म हो गई और शांति में वातावरण स्थापित हो गया। सिख ने स्वयं को गोविंद के सही लोकतांत्रिक असूलों पर जत्थेबंद कर दिया गया और फौज की गिनती को सही किया। इसे खालसा गुरु गोविंद सिंह के राष्ट्रमंडल की सुरक्षा की भूमिका अपना ली। इस तरह लाहौर दरबार और सिख फौज के बीच संबंधों में बेहतरीन और परिवर्तन हुआ। रणजीत सिंह के समय में फौज विभाग नागरिक विभाग के अधीन होता था। महाराजा की महान शक्ति और वजह से फौज नागरिक विभाग के आदेश माना करती थी। इतिहास में बराबर दर्शाया है कि फौजी कानून और संविधान का योग्य अभिभावक होते हैं। जब जिसकी लाठी उसी की भैंस का असूल चलना पड़ता है, जो फौजियों के नागरिक विभाग के आदेश मानने से इनकार कर दिया। शेर सिंह तक ये एहसास हो गया था कि उसकी सुरक्षा फौज के साथ सहयोग करने में ही है और इस तरह फौज की आपसी प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की इजाज़त भी दे दी गई और जो भी निर्णय खालसा लेते थे वह सिख शासक द्वारा माना जाता था। समय
के साथ वे तनाशाह बन गए थे। इससे सरकार उनकी सदा बढ़ती मांगों को मानने पर मजबूर हो गए थे और नागरिक प्रशासन के लिए कार्य करना असंभव हो गया था और इस तरह सिख राज्य के विघटन की प्रक्रिया भी तेज हो गई। संधिवाला और सरदारों की हत्या। संधिवाला शेर सिंह उसके पुत्र ध्यान सिंह को खत्म करने की आपसी योजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी, पर उन्होंने ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह को कत्ल न करके भारी भूल किया। जिस पल हीरा सिंह को इस घिनौने हत्याओं का पता चला, हुए बड़ा परेशान हुआ और उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ठान लिया। उसने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए खालसा फौज के पास गुजारिश की कि रणजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह के साथ खड़ी हो जाए। हीरा सिंह ने अपनी तलवार निकालकर उसके सामने रख दी और अपनी गर्दन नागी कर ली। उसने कहा, तलवार से आज मेरे पिता की जान ले ली है, मैं अकेला और पितृहीन रह गया हूँ और अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, चाहे मुझे मार दो या मेरी सहायता करो। इस गुजारिश का इच्छित प्रभावित पड़ा और वह उन सभी से हीरा सिंह की सहायता करने का प्रण ले लिया। उसने बाद में सिपाहियों को घोषणा की कि यदि वे मेरा साथ दे तो उन्हें हर महीने 3 रुपये पेशगी दी जाएगी। तालियों से इस तवज्जो का स्वागत किया गया। उसने उन्हें आगे कहा कि संधवालिया और अंग्रेज के बीच एक गुप्त समझौता हुआ कि पंजाब को उन्हें सौंप दिया जाएगा। उसने उन्हें कहा कि वे संधवालिया दरबारों को सबक सिखाएगा और उसने उन्हें अधिक वेतन के रूप में इनाम देने का वादा भी किया। हीरा सिंह के आमंत्रण से लाहौर में तूफान सा आ गया। फौजियों ने लाहौर में घेरों और दुकानों में लूटपाट मचा दी और नाकानूनी और चिंता पैदा कर दिया और लाहौर को नर्क बना दिया। हीरा सिंह और उसके चाचा सुहेल सिंह को दरबारिया सरदारों के ने भयानक बदला लिया। इस अशांति और अराजकता के बीच अजीत सिंह और लहन सिंह फौजी कार्रवाई में मारे गए, जबकि उत्तर सिंह सतलुज पार करके अंग्रेज कैंप में भाग गया। 18 सितंबर 1843 को दलीप सिंह महाराजा बना और हीरा सिंह उसका प्रधानमंत्री। महाराजा रणजीत सिंह का 5वां पुत्र दलीप सिंह लाहौर राज्य के सिंहासन पर बैठा। यानी 18 सितंबर 1843 से जो है 39 तक जो है महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह जो है पद पे बैठा। महाराजा रणजीत सिंह के 5वां पुत्र दलीप सिंह को 18 सितंबर 1843 को लाहौर राज्य का शासक ऐलान कर दिया गया। ध्यान सिंह का पुत्र हीरा सिंह स्वयं प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि अभी भी साजिश और संघर्ष की गंध हवा में व्याप्त थी, इसलिए अभी बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। हीरा सिंह और उसके विरोधी सिख सरदार, उसका अपना चाचा सुहेल सिंह शक्तिशाली फौज और अंग्रेज सरकार के एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए थे और सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे के अंत करना चाहते थे। वातावरण सजग नहीं था, इसलिए हीरा सिंह की किस्मत में शांति से शासन चलाना नहीं था और उसके सामने प्रधानमंत्री के रूप में कठिन घड़ी थी। जो भी उसकी सियासत पर उम्मीदवारी का विरोध था, हीरा सिंह ने उस सभी को मारने की ठान ली। हीरा सिंह का पहला कार्य यह लगता था कि जिसने भी नैनीहाल सिंह की मौत के बाद उसे सिंहासन पर बैठने के उसके पिता को बात नहीं मानी थी, उन सभी को कत्ल कर दिया जाए। अब हीरा सिंह अपनी सरकार के जम्मू के एक ब्राह्मण जल्ला की सहायता से चला रहा था। दलीप सिंह राज्य का नाम मात्र मुखिया था। जल्ला एक बड़ा ही सुयोग्य व्यक्ति था, पर उसका व्यवहार सिखों और अन्य के लिए नगवार और गुस्सा दिलाने वाला था। नागरिक और माली आमदन के संबंध में उसके निर्णय अंतिम माने जाते थे। उसने बहुत से सरदार पर जुर्माने लगाया और उनकी जागीर जब्त कर ली और इतने में अपनी मर्जी में चलाई। लाहौर दरबार के वरिष्ठ लोगों को पंडित जला के यह सभी कृत्य भा नहीं रहे थे। इसके अलावा हीरा सिंह द्वारा सभी शक्तियां जलाद को सौंपे देने से सिख सरदार बहुत से अन्य उसके दुश्मन भी बन गए थे। दलीप सिंह की माता रानी जीत कौर के भाई जोहार सिंह को भी हीरा सिंह और उसके सलाहकार जल्ला की बढ़ रही शक्ति भाई नहीं थी। उसने जलाल फौज की हीरा सिंह के विरुद्ध करने की कोशिश भी की, पर उसमें वे असफल नहीं हुए। और क्योंकि हीरा सिंह अभी हाल ही में उसके वेतन बढ़ा चुका था और वे उससे खुश थे, जोहार सिंह ने दिल नहीं छोड़ा और वह सही अवसर के ताक में इंतजार करने लगा जब वह उस पर चोट कर सके। जोहार सिंह और किस्मत यानी खुशकिस्मत था कि उसे रणजीत सिंह के 2 पुत्र के रूप में सहयोगी मिल गए थे, कश्मीरा सिंह और पेशावर सिंह, जो हीरा सिंह के विरुद्ध थे और वे भी बगावत में उसके साथ खड़े हो गए। जोहार सिंह का यह रवैया हीरा सिंह के पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे जेल में फेंक दिया।
फिर वह कश्मीर सिंह और पेशावर सिंह की और मुड़ा और उनकी जागीर जब्त कर ली, परंतु खालसा फौज रणजीत सिंह के पुत्र पर यह जुल्म रह जाने का तैयार नहीं थी, इसलिए उनकी जागीर लौटा दी गई। और हीरा सिंह का अपना चाचा भी उसके कार्य प्रणाली में खुश नहीं था, खास करके उसके सनकी कार्य के कारण। इसलिए अपने पिता के भाई सुचेत सिंह के साथ उसकी बिगड़ जाने के कारण जब वह जम्मू के वापस लाहौर आ रहा था तो हीरा सिंह ने उसे मरवा दिया। उसके कहने पर और मारे जाने वाले जो थे कुंवर कश्मीर सिंह, उत्तर सिंह और सरदार और सिख रवैया पुरुष बाबा सिंह थे। अपने सभी पुत्रों के दृष्टि चित्र से हटा देने के हीरा सिंह के इस रवैये और पंडित जलाल की तनाशाही तहश दिलाने वाली कार्रवाई को उसको विरोधी और सिख जो था सिपाही पसंद नहीं करते थे और उन्होंने बागियों के पक्ष ले लिए, यानी जितने भी बागी थे उनके पक्ष लेना स्टार्ट कर दिया। रानी जिंद कौर तंतु कौदर बन गई और जिसके गिर सभी राजश्री और संघर्ष घूमने लग गए। यानी जिंद कौर ने अपने भाई जवाहर सिंह की सेवाएं प्रयोग करके बड़ी मकारी से हीरा सिंह और पंडित जलाल के विरुद्ध सिख सरदारों खालसा की व्याप्त शिकायतों और असंतुष्टि का फायदा उठाया और इस तरह वह एक तरह से तंतु केंद्र बन गई, जिसके इर्द गिर्द जोर तोड़ साजिश और संघर्ष घूमने लग गए। अंग्रेज लाहौर राज्य में व्याप्त बुरी हालत का फायदा उठाने की कोशिश करते रहे। बेहद चालाक अवसरवादी और सदैव सुचेत अंग्रेज जो हमेशा ही बुरी हालत का फायदा उठाने के लिए तैयार थे, हुए सिख का डोगरा विरोधी भावनाओं को भड़काने में कोई विलंब न किया। इस तरह उन्होंने झगड़े, नफरत और बदलाखोरी के राजसी वातावरण को और भी बदतर बना दिया। अंग्रेजों के लिए भी यह पत्थर से दो शिकार करने का बढ़िया समय था, यानी एक पत्थर से उन्होंने दो शिकार करने का जो बढ़िया मौका था वो हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। डोगरा सरदारों की शक्ति को भिन्न भिन्न करने का, छिन्न भिन्न करने का और साथ ही सिख राज्यों को स्थापना करने का इनके पास बहुत बड़ा मौका था। हीरा सिंह और पंडित जलाल की हत्या, रानी जिंद कौर की जहर देने की पंडित जलाल की कोशिश ही उसे ले बैठी। इस तरह 1844 के अंत तक सब कुछ ऐसे कगार पर आ पहुंचा था कि हीरा सिंह और पंडित जलाल को अपनी स्थिति अस्थिरता लगने लगी। वो लाहौर शहर से भाग गए, परंतु खालसा फौज और जवाहर सिंह ने उसका पीछा किया और गिरफ्तार करके जो है 21 दिसंबर 1844 को मार दिया गया। उसके पश्चात दिलीप सिंह के मामा और रानी जिंद की भाई जवाहर सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, हीरा सिंह के मर जाने के बाद कुछ महीने तक प्रधानमंत्री का पद रिक्त रहा और सभी कुछ गड़बड़ी की हालत में रहा। इस स्थिति में सुधार की गई आशा रखी जा रही थी कि वह निराधार ही थी। पंजाब के इतिहास में संकट की इस घड़ी में रानी जिंद कौर ने अपनी नज़र अपने काबिल और प्रतिष्ठा भाई जवाहर सिंह की ओर घुमाई। फौजी भी प्रधानमंत्री के पद के लिए उसके दावे को मानते थे। कुछ समय तक उसने सरकार के मामले का प्रबंधन काफ़ी अच्छी तरह चलाया था, परंतु वह भी अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर साबित न हुआ और उसका भी वही हर्ष भी हुआ। सिख फौज सर्वशक्तिशाली थी और अपनी ही सनकों और चलाबाजुओं से कार्य करती थी, क्योंकि उन पर काबू करने और उन्हें अपने अधीन रखने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि जवाहर सिंह ने भी महसूस किया कि वह भी उसके हाथों की कठपुतली बन गया, इसलिए उसने फौजियों का वेतन 8 आने बढ़ा दिया। पर उसे खुश न था कि गुलाब सिंह और लाल सिंह उसके कार्य का विरोधी कर रहे थे। राजा गुलाब सिंह और लाल सिंह उसे कर्तव्य पूरे करने देने में अड़कने डाल रहे थे। जब पंजाब के मामले बड़े ही संकटग्रस्त थे तो गुलाब सिंह और डोगरा ने स्वयं को जम्मू कश्मीर का आज़ाद राजा घोषित कर दिया। वह नियमित रूप से लाहौर के खजाने में आमदन कर पैसा अदा नहीं करता था और करोड़ों रुपए जो है बकाया खड़े हो गए थे। केवल यही नहीं, वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अफगानों और अंग्रेजों से गठबंधन में बंध गया था। जैसे कि इतना ही काफ़ी नहीं था, उसने पहाड़ों में सिखों के विरुद्ध धमकी लड़ाई शुरू करने का साहस भी कर डाला। पेशावर में भी लक्षण सिंह के चढ़ते हुए उतने ही बुरे थे। मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया तथा सुल्तान में सूबेदारों ने खुद को सिख के आज़ाद कर लिया और इस पर लाहौर दरबार में जम्मू के डोगरे गुलाब सिंह के लाहौर दरबार की सिराख अदा न करने के लिए उसे घुटने के टिकने के लिए जम्मू को करीबन 35,000 फौजियों की एक मजबूत टुकड़ों को भेजी। उसने कोई सम्मान न किया और उसने लाहौर लाया गया, वहाँ जंग हर्जाना अदा करने के लिए सहमत हो गया और अपने कब्जों में किए क्षेत्र भी आपस लेने का मन बना लिया। परंतु वह बड़ा ही बेशर्म जीव था। उसने फिर से अंग्रेज के साथ बातचीत शुरू कर ली और सिखों के विरुद्ध जंग की घड़ी में अपनी ओर से सहायता की पेशकश भी कर दी। ठीक है, उसके बाद पंजाब सिंहासन पर कब्जा करने के लिए गुलाब सिंह ने रणजीत सिंह के पुत्र पिछौड़ा सिंह को सहायता किया। गुलाब सिंह यही नहीं रुका, उसने
पिशौरा सिंह को भी सहायता की, जो एक बार फिर दृश्य पटल पर उभर आया था और पंजाब के सिंहासन को कब्जे में लेने के लिए अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह समझता था कि उसका सिंहासन पर दावा उसके छोटे भाई दलीप सिंह से कहीं मजबूत था। जुलाई 1845 में पिशौरा सिंह ने अटक के किले पर धावा बोल दिया और उसे कब्जे में कर लिया और स्वयं को महाराजा घोषित भी कर दिया। जवाहर सिंह को बड़ा भय महसूस हुआ और वह हक्का बक्का रह गया और इस पर उसने चतर सिंह और अटरवालिया को उसको विरुद्ध भेज दिया, जिससे पिशौरा सिंह को पराजित कर दिया गया। जब पिशौरा सिंह को पकड़ लिया गया तो वह लाहौर आने की सहमत हो गया, पर रास्ते में उस पर घातक लगाकर उसे पकड़कर फिर से अटक लगाया गया और मार दिया गया। फौज के लिए यह बहुत ही भयंकर बात थी और उसका गुस्सा अभी सीमाओं पार कर गया। अंग्रेजों के संबंध में जवाहर सिंह के मंतव्य पर वे पहले से ही शक करते थे, जिसे फौज के पंचाल के सामने पेश होने के लिए कहा गया। पंचाल ने जवाहर सिंह को पिशारी सिंह की हत्या का दोषी भी करार दिया गया और उसे मौत की सजा दे दी गई। यह 21 दिसंबर 45 की बात है, जब जवाहर सिंह के साथ उसकी बहन रानी जिंद और उसकी भांजा दलीप सिंह भी थे और उसे उनके आंखों के सामने भी मार दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा घटना था। इसी के साथ जो है ख़त्म हो गया शासन, ठीक है। उसके बाद जो था रानी जिंद को लाल सिंह और तेज सिंह की तिर्की ने सिखों के अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काया, जिसे चलते 1845 से 46 में पहली अंग्रेज सिख जंग हुए और इसके बाद 1848 से 49 दूसरा अंग्रेजी सिख जंग हो गए, जिसे हम एंग्लो सिख युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज फौजों की पंजाब की सीमाओं पर वृद्ध और सिंध का विलय खालसा के अच्छे बहाने थे और उन्हें अंग्रेजों पर चढ़ाई करने के लिए कह दिया गया। फौजी दरारों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने के विचार का विस्तृत स्वागत भी हुआ, पर क्योंकि वे अंग्रेज फौज की ताकत से आगाह थे इसलिए उन्होंने कुछ हिचकिचाहट भी दिखाई दी। परंतु जब रानी जीत कौर ने उन्हें कायर कहा और उन्हें पीछा किया, वे भी गोविंद सिंह के मंत्रिमंडल की सीमाओं की घेराबंदी होते हुए लाहौर के मैदानों पर विदेशी यूरोपियों के कब्जा होते हुए चुपचाप देखते रहेंगे। तो उन्हें अपनी ही धरती पर हमलावरों के विरुद्ध जंग लड़ने का निर्णय कर लिया। यह 13 दिसंबर 45 की बात है। सिख फौजों और अंग्रेज फौज के आमने सामने डट गई और इस तरह 1845 से 46 ईस्वी की पहली जो थी एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जिसके विषय में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। एक प्रतिष्ठित इतिहासकार मजनू ने अपना मत बड़ी ही सुंदरता से पेश किया है कि 1845 के वर्ष के अंत में पंजाब ने एक आश्चर्य रेजिमेंट और उतने ही आश्चर्य और चालबाज प्रधानमंत्री के अधीन एक बाल राजा और एक अशिक्षित उन्नत फौज जो राज्य के नागरिकों और फौजी मामलों दोनों में सर्वशक्तिमान तनाशाह बनी हुई थी और जो खुदगर्ज सरदारों के एक समूह का तमाशा दर्शाया गया, जो केवल अपने हितों के बारे में सोचते थे और राज्य की भलाई का कोई ध्यान नहीं करते थे। जिस विशाल गठन की महाराजा रणजीत सिंह ने बड़ी मेहनत से रचना की थी, वह उसकी मृत्यु के 6 वर्ष के भीतर ही विखंडित होने के प्रत्यक्ष संकट दर्शाने लग गया। अगर उन्हें स्वयं पर ही छोड़ दिया जाता तो हो सकता था कि यह स्वतः नेता के अधीन सिख इस संकट से बचे रहते और राज्य के आधार को पुनर्दृढ़ कर लेते, पर यह होने वाला नहीं था। जब इतिहास की बड़ी बदलता अवस्था से गुजरने रहे तो अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाया और भारत के बाकी रह गए राजाओं का राज्य का विलय अपने साम्राज्य में कर लिया। तो ये चीज़ जो थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। हमने महाराजा रणजीत सिंह के जो है पूर्वजों के बारे में या उनके आगे के पीढ़ियों के बारे में और उनका योग्य सैनिकों के बारे में हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा। हमने हर एक का जो है विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त किया, ठीक है, और सबने देखा कि कौन योग्य था कौन अयोग्य था। लेकिन कहते हैं कि उनके दरबार में हमेशा जो है संघर्ष चलती रहती थी, हमेशा षड्यंत्र रची जा रही थी। इसके साथ दोस्तों ये जो पार्ट है हमारा वो ख़त्म हो जाता है। इसके दूसरा क्वेश्चन जो होगा, दूसरा पार्ट होगा, उसमें हम इसके आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर साथ में जो है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोबारा आप इसको चैनल को ढूंढोगे शायद नहीं मिलेगा और इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। चाहे आप 8th क्लास के आपके भाई बहन हो, चाहे वो BA तक हो, सभी का जो है हल यहाँ पर मिलेगा, सभी को यहाँ पर हर चीज़ समझाया जाएगा। इसे सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। हम इसके B पार्ट में मिलेंगे। ओके, बाय।